आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज आपको दिखाते हैं कैसे गुरमीत राम रहीम के रहस्य लोक की अंदर की तस्वीरें क्या हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरमीत राम रहीम 20 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी हाई कोर्ट में उसकी अपील बाकी है। इस बीच हाई कोर्ट के निर्देश पर गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस सर्च ऑपरेशन में जो तथ्य और सच सामने निकल कर आ रहे हैं वो दुनिया को चौंका सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ अय्याशी नहीं प्रदर्शित करती, वो एक विविधता आपके सामने रख रही है। कुछ ऐसी विभत्स तस्वीर जो दरअसल एक विविध मानसिकता को आपके सामने रख रही है और बता रही है कि गुरमीत राम रहीम दरअसल शायद बाबा कहलाने लायक ही व्यक्ति नहीं था। आश्रम का नाम आए तो जहन में एक तस्वीर उतरती है, एक साधक की तस्वीर, एक ईश्वर में लीन रहने वाले उपासकों की तस्वीर, जीवन और सोच में घनघोर सादगी की तस्वीर। लेकिन हमारे पीछे आप जिस आश्रम की तस्वीर को देख रहे हैं उसके पीछे की दुनिया आपके सोचे जितना आप सोच सकते हैं उससे भी रंगीन है। सिरसा में ये 1100 एकड़ में से भी जो बड़ा आश्रम है, जो गुरमीत सिंह राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा है। गुफानुमा रास्तों से न्यूज नेशन का कैमरा जैसे जैसे डेरे के अंदर दाखिल होता गया, यहाँ की रंगीनियां देख हमारी आंखें चौंधिया गई। रहस्यमय लोक, जिस तरह से बताया जाता है कि बाबा का रहस्यमय लोक की ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूड पार्टी बाकायदा और माही सिनेमा जो है वो बना है यहाँ, और तमाम इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ जाएंगी। बॉक्स ऑफिस जहाँ से बाकायदा टिकट मिलती हैं, और गुरमीत राम रहीम की इसी परिसर में जो फिल्म लगा करती है, फूड पार्टी का बाकायदा खाने पीने की व्यवस्था जो है वो भी है। डिज्नीलैंड की तर्ज पर बने राम रहीम के इस डेरा में ताजमहल से लेकर एफिल टावर की भी रेप्लिका बनी है। डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो रिजॉर्ट हाउस है उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ताजमहल हूबहू वैसा ही ताजमहल जैसा आगरा में देश विदेश तक से लोग देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ डेरा सच्चा सौदा के अंदर ही बाकायदा ताजमहल बनाया गया है और 7 वंडर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। 7 अजूबे जो हैं दुनिया भर में चर्चित वो, और साथ ही साथ इसकी एंट्रेंस जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बहुत उसकी जो तस्वीरें हैं वो लाजवाब भी कही जा सकती हैं। गुफा एक है और गुफा के सहारे यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, जिसकी गुफा की एक एक जो वॉल है, एक एक पत्थर जो लगा है उसमें कलाकृतियां भी कुछ एक बनाई गई हैं। और इस गुफा के रास्ते जो यहाँ से एंट्रेंस है, जो लोग हैं वो आते हैं, लेकिन लोग खास आम लोग नहीं। ये रिजॉर्ट में, इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल नज़र आ जाएगा, बाकायदा एक शिपनुमा जो रिजॉर्ट है वो दिखाई दे जाएगा, और पानी के अंदर जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो विलास दिखाई दे जाएंगे। सफेद संगमरमर से बने बड़े बड़े हाथी घोड़े की मूर्तियां हैं, तो खूबसूरत लाइट से सजे फव्वारे भी बने हैं। इतना ही नहीं, गरीबों का डेरा कहे जाने वाले इस अय्याशी के अड्डे में छोटा सा एक तालाब भी है, जिसमें वोटिंग करने की भी सुविधा है। अब बारी थी फर्नीचर भी लगा है। न्यूज नेशन में डेरे के अंदर की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर साफ है कि जिस जगह को राम रहीम आश्रम का नाम देता था, असल में ये उसकी अय्याशी का अड्डा था। न्यूज नेशन आपको तस्वीरें डेरा सच्चा सौदा के भीतर की दिखा रहा है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं जो
गुंबद दिखाई दे रहे हैं आपको, वो डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख गुरमीत राम रहीम उनका निवास है। और बाकायदा मेडिटेशन हॉल जो है वो नज़र आ जाएगा, उसकी कलरफुल दीवारें नज़र आ जाएंगी। सिरसा से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। गुरमीत राम रहीम के एक आत्मघाती दस्ते को हरियाणा पुलिस ने निरस्त किया था। तो क्या अब जरूरत इस बात की आन पड़ी थी कि हरियाणा पुलिस और उसके साथ साथ प्रशासन डेरा सच्चा सौदा के भीतर घुसकर यह जानने की कोशिश करे कि गुरमीत राम रहीम ने ऐसे कोई और आत्मघाती दस्ते तो नहीं बना रखे हैं? क्या डेरा सच्चा सौदा में तमाम ऐसी चीजें छिपी पड़ी हैं जिसका अगर पर्दाफाश होता है तो गुरमीत राम रहीम और उसके डेरा सच्चा सौदा के बारे में और जानकारी सरकार को मिल पाएगी? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिसके लिए अंततः सरकार को हाईकोर्ट का आदेश का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद जो सच सामने आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। जिस जगह गूंजा करते थे धन धन सदगुरु के नारे, जहां लगता था लाखों भक्तों का डेरा, उस डेरे की तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। राम रहीम ने किस तरह सिरसा में रहस्य लोक बनाया हुआ था, ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। गुफा से लेकर अस्पताल तक सभी कुछ राम रहीम के इस डेरे में मौजूद है। हमारे पीछे जो आप ये आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं, ये किसी का घर या फिर किसी बड़े शहर की बिल्डिंग नहीं, बल्कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर का अस्पताल है। अस्पताल की ये इमारतें हैं, बिल्कुल आलीशान तरीके से, बाकायदा लॉन जो है वो नज़र आ जाएगा और तमाम सुविधाएं दावा किया जाता है कि इस अस्पताल के जो अंदर है वो मुहैया होती हैं। और महंगे महंगे चार्जेस जो हैं वो वसूल कर लोगों का यहाँ इलाज होता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान से कहूँगा कि कुछ और भीतर की तस्वीरें अगर हम न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखा सकें तो वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ सन्नाटा पसरा है और प्रशासन सघन तलाशी यहाँ लेने की तैयारी जो है उसमें जुट गया है। राम रहीम के डेरे में विलासिता की वो हर चीज मौजूद है जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। एक से बढ़कर एक इमारतें, एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट, बाबा की गुफा, न जाने इस डेरे में ऐसी कितनी चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा कितना भव्य है, कितना आलीशान है और क्या तस्वीरें यहाँ पर और दिखाई दे रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं बाकायदा सामने। MSG होटल एंड रिसोर्ट, और ये जो है ये इंटरनेशनल स्कूल है। इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के दो अलग अलग स्कूल हैं, हॉस्टल हैं और ऊंची ऊंची इमारतें वो नज़र आ जाएंगी। और उसके ठीक सामने द MSG होटल्स एंड रिसोर्ट, जो लॉक है गेट, और कितना ये आलीशान है, कितना ये भव्य है। अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई ये बिल्डिंगें हैं। और इसके अलावा आप खेल गांव देख सकते हैं जहां पर प्ले एरिया है पूरा, और एक तरीके की एकेडमी जो है वो बना रखी है। यानी कि अपने आप में एक शहर के अंदर जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो इस डेरे में समाई हुई हैं। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम का गढ़ था। यहाँ से कुछ दिनों पहले बड़ी तादाद में हथियार भी मिले जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। हथियारों का ये जखीरा बरामद होने के बाद से ही डेरे की तलाशी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में डेरे की तलाशी के लिए पिटीशन दायर की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और डेरे की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में करवाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। और अब इस डेरे के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। राम रहीम रोहतक की जेल में बंद है, लेकिन इस डेरे में भी कई राज छिपे हैं। गुरमीत की अय्याशियों के राज, उसके काले कारनामों की कहानी। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में इस डेरे से एक नहीं बल्कि कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, सिरसा। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की खबरें सरेआम होती रही हैं और इस पर लगातार चर्चा भी होती रही है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की हिंसा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट का निर्देश है कि इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए सभी राज्यों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, ताकि किसी भी राज्य में गौ रक्षा के नाम पर न तो गुंडागर्दी की जा सके और न ही आम जनता को असुविधा हो। गौरक्षा के नाम पर हिंसा की तस्वीरें अब नई बात नहीं रह गई। शहर बदल जाता है, प्रदेश बदल जाता है,
लेकिन कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगती हुई नहीं दिखती। खुद पीएम मोदी ने भी गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? बावजूद इसके कथित गौरक्षकों का उत्पात कम होता नजर नहीं आता। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सभी राज्य सरकारों से हर जिले में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने को कहा है। कोर्ट ने सभी राज्यों को एक हफ्ते के अंदर टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर हो, एक मेन जैसा ऑफिसर रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट के, जो सारे केसेस का मॉनिटर करेगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के बाद थोड़ा हमारा देश में थोड़ा सा शांतता आ जाएगा, ये उम्मीद है लोगों के। इतना ही नहीं, इस मामले में केंद्र से सवाल जवाब भी किए और कड़ी फटकार भी लगाई। कथित गौरक्षकों की हिंसा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी कि इस तरह के कथित गौरक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने के कानून पहले से मौजूद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम जानते हैं कि कानून हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की गई? आप कोई योजनाबद्ध एक्शन ले सकते हैं जिससे ऐसी घटनाओं में इजाफा न हो। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर तुषार गांधी ने एक PIL दाखिल की थी। साथ ही ये मांग की गई थी कि ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाना चाहिए जो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और केंद्र सरकार का इससे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हिंसा पर लगाम कैसे कसेंगे ये आपकी अपनी समस्या है, लेकिन निसंदेह इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो खुद को ही कानून समझने लगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सड़क पर जब भी हम निकलते हैं तो न जाने क्यों हमारे घर वाले इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। हालांकि इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन यह भी कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि अगर पिछले साल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे में, तो इस साल भी जो आंकड़े सामने आए हैं 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ सड़क हादसों में। लापरवाही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 4.5 लाख सड़क हादसे हिंदुस्तान में होते हैं। पूरी दुनिया में इतने सड़क हादसे कहीं नहीं होते, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तमाम हिंदुस्तानी शान के खिलाफ समझते हैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। हम शान के खिलाफ समझते हैं सावधानी बरतना। हम शान के खिलाफ समझते हैं किसी भी तरह का एहतियात बरतना। न जाने क्यों हम अपनी जान से खेलने को इतने आतुर क्यों रहते हैं। कभी तेज रफ्तार का टूटा कहर, कभी लापरवाही हो गई जानलेवा। ये तस्वीरें पुरानी हैं और विचलित करने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें रास्तों पर लिखी मौत की दास्तान बयान करती हैं। सड़क पर दौड़ती मौत को इन तस्वीरोर के जरिए देखा जा सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों पर जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक साल 2016 में 4,80,652 सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,50,785 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2015 में 5,01,000 रोड एक्सीडेंट में 1,46,133 लोगों की जान चली गई थी। उसमें क्या हुआ है कि कुछ बसेस के एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए कंसर्न है। आपका सही है, 3% रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट फॉर द फर्स्ट हाफ। अब इसमें कुछ 25 स्टेट्स और ड्यूटीज़ जो है उसमें डेज जो है हैव रिड्यूस इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2017 एज कम्पेयर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2016। 16 और 17 के वजह पर मैं आपको पहली बात ये कोई अचीवमेंट वगैरह मैं मानता नहीं, जो भी है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमको ये बहुत कम करना है। 2016 में औसतन हर घंटे 55 सड़क हादसों में 17 लोगों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के बीच के लोगों की जान गई। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों में मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 से 35% हो गया है, जबकि ट्रैफिक जंक्शन पर 37% सड़क दुर्घटनाएं हुई। तो कुछ जगह हम फाइन्स बढ़ाएंगे, कुछ जगह कड़ाई करेंगे, कुछ जगह शिक्षा देंगे, कुछ जगह सुधार इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल और रोड में सुधार करेंगे, और सबके सहयोग से मुझे लगता है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ बिग टास्क एंड मैं सेंसिटिव
हूँ इसके बारे में और हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 1591 लोगों ने जान गंवाई है। सड़क पर दौड़ती मौत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठाने जा रही है। 200 किलोमीटर रोड बैरियर बनाए गए हैं, जबकि 200 किलोमीटर रोड बैरियर और बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हादसों पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व संबंधित सांसद करेंगे। इस समिति में डीएम, एमएलए समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे। जाहिर है सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जान आपकी है और उसकी हिफाजत आपको ही करनी होगी, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं, बल्कि आपके और सड़क पर चलने वाले लोगों की जिंदगी की डोर है। रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों से साफ है कि देश की सड़कें मिनट दर मिनट इंसानी खून से लाल हो रही है। इन आंकड़ों पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव का इंतजार कर रही है, लेकिन ये कानून के डंडे से संभव दिखाई नहीं देता। इसके लिए सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति की सजगता भी बेहद जरूरी है। वीडियो सतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में अलगाववाद और अलगाववाद के लिए टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए लगातार कोशिशें कर रहा है और इसी बाबत एनआईए ने दिल्ली और श्रीनगर में 16 जगहों पर छापे मारे हैं। इस छापेमारी के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे हैं, जिससे उन तमाम लोगों का पर्दाफाश होना आसान हो जाएगा जो अलगाववाद के साथ साथ आतंकवाद के लिए पैसे मुहैया कराया करते थे। कश्मीर में पाकिस्तान के उन चंद मोहरों पर अब एनआईए का शिकंजा कसना और तेज हो गया है। नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले अलगाववादी अब एनआईए के राडार पर हैं। टेरर फंडिंग के मामले में पहले ही एनआईए कई अलगाववादी नेताओं से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई अहम जानकारियों का भी खुलासा हुआ है। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कथित तौर पर शामिल कारोबारियों के श्रीनगर के 11 और दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान एनआईए के अधिकारियों ने संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। श्रीनगर में आज सुबह सवेरे से एनआईए की रेड्स लगातार जारी हैं। आज सुबह सवेरे से 11 लोकेशंस पर एनआईए की रेड्स चल रही हैं। हम इस वक्त बेमिना इलाके में हैं, जहां पर 3 जगहों पर हम देख रहे हैं कि एनआईए की रेड्स जो है लगातार जारी है। वहीं एचएमटी, बसपोरा जैसे इलाकों में भी कई बिजनेसमैनों के घरों और ऑफिसेज में ये रेड्स जारी हैं। वहीं दिल्ली में भी कुछ लोकेशंस पर एनआईए की रेड्स जो है आज हुई हैं। कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एनआईए रेड्स लगातार कर रहा है और कई बिजनेसमैन को अरेस्ट भी किया है। और कल की अगर हम बात करें तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया साउथ कश्मीर में और कहा गया कि स्टोन पेल्टिंग इंस्टिगेट करवाते थे, जिसके कनेक्शन में उन्हें अरेस्ट किया गया है। और आज सुबह सवेरे से ही 11 लोकेशंस पर नई रेड्स जो हैं वो देखने को मिल रही है। छापेमारी से एक दिन पहले एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और कहा जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद एनआईए को कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और टेरर फंडिंग के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकार भी मानते हैं कि कश्मीर में बैठे गद्दारों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। अगर मिलिटेंसी को रोकना है तो ये अनिवार्य हो जाता है कि फंडिंग को रोका जाए, इसलिए कि फंडिंग एक सबसे बड़ा सोर्स है मिलिटेंसी का और इन ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है उसमें। इससे पहले भी टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और कई अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। जब से एनआईए ने इन अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है, तब से घाटी में पत्थरबाजी में भी कमी आई है। साथ ही कश्मीर में आतंक के इस खेल में पाकिस्तान की भूमिका का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान एनआईए को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं और आने वाले दिनों में एनआईए कश्मीर के इन गद्दारों के बारे में कई और बड़े खुलासे कर सकती है। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हार्वे तूफान की त्रासदी से जूझ चुका अमेरिका अब एक और बड़े चक्रवाती तूफान के सामने बस गनीमत की मांग करता दिखाई दे रहा है। इरमा, एक ऐसा चक्रवाती तूफान जिसका वेग माना जाता है कि अब तक के सभी तूफानों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यह तूफान फ्लोरिडा को एक बार फिर से अपनी चपेट में ले सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि अटलांटिक तट पर पिछले 1 दशक में आए सभी तूफानों की तुलना में इरमा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और विध्वंसकारी भी। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार।
आज आपको दिखाते हैं कैसे गुरमीत राम रहीम के रहस्य लोक की अंदर की तस्वीरें क्या हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरमीत राम रहीम 20 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी हाई कोर्ट में उसकी अपील बाकी है। इस बीच हाई कोर्ट के निर्देश पर गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस सर्च ऑपरेशन में जो तथ्य और सच सामने निकल कर आ रहे हैं वो दुनिया को चौंका सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ अय्याशी नहीं प्रदर्शित करती, वो एक विविधता आपके सामने रख रही है। कुछ ऐसी विभत्स तस्वीर जो दरअसल एक विविध मानसिकता को आपके सामने रख रही है और बता रही है कि गुरमीत राम रहीम दरअसल शायद बाबा कहलाने लायक ही व्यक्ति नहीं था। में एक तस्वीर उतरती है, एक साधक की तस्वीर, एक ईश्वर में लीन रहने वाले उपासकों की तस्वीर, जीवन और सोच में घनघोर सादगी की तस्वीर। लेकिन हमारे पीछे आप अभी इरमा की वजह से 185 मील प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार आगे और भी खतरनाक हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।